कि गांधी जी के लिए जो अहिंसा थी वो एक सिद्धांत थी या एक रणनीति थी? विनोद जी, मैं तो कभी कभी हंसता भी हूँ और कभी कभी दुखी भी होता हूँ कि 155-60 साल पहले जो आदमी पैदा हुआ और करीब 75 साल पहले हम लोगों ने जिसको मार दिया, उसकी इतनी फिक्र हम लोग क्यों करते रहते हैं? छोड़ दो ना उसको, इसकी जान तो बख्शो। हर बात में हम गांधी जी के ही बारे में पूछते हैं, तो कभी कभी मैं पूछता हूँ कि अरे इस आदमी की कहानी ख़त्म क्यों नहीं होती है? हर आदमी मरता है और हर आदमी के मरने के साथ उसकी कहानी पूरी हो जाती है। इनकी भी पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इनकी कहानी चलती जाती है और हम लोग भी बैठकर उनकी ही बात कर रहे हैं, उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। यानी कोई बात है जो ये आदमी मरने पर भी मरा नहीं है। इसको खोजना चाहिए, इसको समझने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। आपने जो पूछा है, अगर उसका जवाब मैं इस तरह से दूं कि गांधी को अहिंसा अंग्रेज़ों से नहीं मिली है या अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए अहिंसा नहीं ढूंढी है, तो दक्षिण अफ्रीका की बात है, जहाँ 24 साल का एक लड़का अपनी धरती से इतनी दूर जाकर खड़ा हुआ है और एक अपमान के भाव से सोच रहा है कि इसका क्या जवाब दूँ, और उसके सारे कलीग्स उसको समझा रहे हैं कि अरे ये तो रोज़ हमारे साथ होता है, तुम्हारे साथ हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, देख लेंगे, हम लोग तो यहाँ अपना जीवन चलाने आए हैं। लेकिन उस टिकट चेकर ने, जिसने डिब्बे से उनको उठार कर फेंका था, उसको जब उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट दिया और कहा कि ये फर्स्ट क्लास का टिकट है मेरे पास, तो उसने उनके हाथ से टिकट खींच लिया और कहा सो व्हाट। वो कहते हैं कि उस सो व्हाट का जवाब देना है मुझको, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसने जो पूछा कि क्या हो गया अगर तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, तो मैं उसको बताऊंगा कि क्या होता है फर्स्ट क्लास का टिकट रखने का मतलब। यहाँ से वो कहानी शुरू होती है और तब वो देखते हैं कि यहाँ तो पूरा हिंदुस्तान है, यहाँ के सारे प्रांतों के लोग वहाँ हैं और उतने ही बटे हुए हैं जितने हिंदुस्तान में बटे हुए हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, और इनको लेकर वो लड़ाई शुरू करना चाहते हैं जी। तो पहला काम करते हैं कि इनको जोड़ते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस बनती है। पहली बार सफ़ेद लोगों को ये समझ में आता है कि काले लोग इकट्ठे हो सकते हैं। उसके बाद तुरंत एक अखबार शुरू करते हैं, नाम रखते हैं इंडियन ओपिनियन। इन भारतीयों का कोई ओपिनियन भी होता है, ये तो पहली बार उन लोगों को समझ में आया कि ये लोग कुछ कहना भी चाहते हैं। वहाँ से कहानी शुरू होती है और अपने प्रयोग में से वो इस जगह पर पहुँचते हैं कि परंपरागत तरीक़ों से अगर मैं लड़ूंगा इन लोगों से तो ये लड़ाई संभव नहीं है, इसलिए कुछ नई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढूं क्या, ये भी मालूम नहीं है, लेकिन प्रतिकार शुरू करते हैं और प्रतिकार में वो ड्राफ्ट जलाने वाली घटना होती है और देखते हैं कि इस घटना से पूरी सरकार हिल गई है। तो अपने मन में भी उनका सवाल उठता है कि एक ड्राफ्ट जला रहे हैं, इसका इतना ज़्यादा रिएक्शन क्यों हो रहा है? तब उनके मन में ये सवाल आता है, जवाब आता है कि दरअसल में नागरिक अगर कोई एक्शन लेता है तो सत्ता हमेशा उससे घबराती है। नागरिकों का एक्शन इकट्ठा करना है। तब उनको रास्ता मिलता है कि नागरिकों का एक्शन इकट्ठा करने के लिए इस तरह का कोई शांतिमय रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तभी ये लोग साथ में आएंगे। वहाँ से विकसित होना शुरू करता है और फिर जाकर एक दिन उनको वो चीज़ समझ में आती है और उस सभा में वो सत्याग्रह की घोषणा करते हैं। सत्याग्रह का जन्म होता है और उसके बाद वो कहानी आगे बढ़ती है। वो लिखते हैं कि मुझको भी मालूम नहीं था कि क्या है ये, जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गई आगे वैसे वैसे मुझको रास्ता सूझता गया और सूझते सूझते एक जगह तक मैं पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई ख़त्म होती है, भारत आ जाते हैं और भारत आके उनको अब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। यहाँ गोखले गुरु हैं उनके, उनको बताते हैं कि तुमको जो कुछ किया तुमने दक्षिण अफ्रीका में, भूल जाओ उसको, वो यहाँ कुछ नहीं होने वाले हैं, यहाँ तो अपने तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं, कुछ तो बात सोचनी पड़ेगी। तो कहते हैं 1 साल तक सिर्फ सोचो, नाक मुँह खोलो, न कोई बयान दो, न कोई पॉलिटिकल काम करो, इस देश को देखो और समझो। और होते होते अचानक अपने को चंपारण में पाते हैं, जिस जगह को भी वो नहीं जानते हैं, जो आदमी ले गया है उसके भी बहुत थोड़े समय का परिचय है, भाषा भी नहीं जानते हैं, बड़ी मुसीबत में पड़े हैं। गुजराती आदमी अंग्रेजी बैकग्राउंड से आया हुआ और बिहार के चंपारण में मुश्किल हो जाती है। एक कृपलानी साथ में मिल जाते हैं और राजेंद्र बाबू और ये लोग मिल जाते हैं, पूछते हैं हम क्या आपकी मदद करें? तो बोले तुम्हारी वकालत की मुझको कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अगर मेरे इंटरप्रेटर दुभाषीय बन के काम कर सकते हो तो काम करो। तो समझिए, ब्रजकिशोर प्रसाद से लेकर अनुग्रह नारायण सिंह के बीच के जितने टॉप के वकील हैं सब गांधी जी के दुभाषीय बन के वहाँ बैठे हैं। क्या काम करूँ? तो कहते हैं कि किसानों का बयान
नोट कीजिए। चंपारण का सत्याग्रह ऐसा विनोदी सत्याग्रह है जिसमें एक जुलूस नहीं निकला, जिसमें एक धरना नहीं हुआ, गांधी का कभी उपवास नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई और सत्याग्रह हो गया। क्या कहा उन्होंने? सिर्फ सच को इकट्ठा करो, लोगों के बयान दर्ज करो कागज में। अपने नेशनल आर्काइव में 450 पन्ने से ज़्यादा के बयान लिखे हुए अभी भी रखे हैं। और गांधी जी को भाषा समझ में नहीं आती है तो कहते हैं कि तुमको जहाँ लगे कि किसान जो है तो बात बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, उसको नोट कर लेना, मुझको बताना, मैं जाकर देखूंगा वहाँ। यहाँ बयान चलता है और गांधी पूरे चंपारण में घूम रहे हैं, साइकिल पर, हाथी पर, घोड़े पर, पैदल जगह जगह जाकर लोगों से देख रहे हैं कि सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। और सिर्फ इतनी खबर कि ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, ब्रिटिश सरकार एकदम खड़ी हो जाती है और फिर उनको बुलाती है, कहती है कि कमेटी बनाते हैं, आप ही उसमें रहिए। तो सारा बयान कमेटी को सौंप देते हैं, कहते हैं अब आप ही देख लो ये सारा, और कानून वापस होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।